तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। कल के क्लास में हम ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। तो फर्स्ट ऑर्डर में बेसिकली उतना क्वेश्चन बनता भी नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है, फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, बस एक ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है, उससे तुमको खाली रिकवर करना होता है कि उसका सिस्टम पैरामीटर जो है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तुम माइक ऑफ कर लो अपना, तुम्हारा एक्चुअली वो इको हो रहा है। तो देखो, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जैसे कि हम लोग कल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पढ़े, वहाँ पे एक ही उसका सिस्टम पैरामीटर था, टाइम कांस्टेंट, जो टॉ था। टॉ इक्वल टू आर सी होता है, या फिर अगर हम उसका पोल निकालते हैं तो पोल होता है 1/RC। ठीक है, तो कल ये वाला पार्ट हम लोग देख चुके थे। बस ये आर सी ही एक पैरामीटर था जिसके ऊपर पूरा फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड था, राइट। लेकिन जैसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जाओगे, यहाँ पे सिस्टम ऑर्डर बढ़ने पे इसका वेरिएबल या बोलो कि पैरामीटर जो है सिस्टम डिफाइन करने का, ये भी बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जीटा। ठीक है, इसका नाम है जीटा, और एक है तुम्हारा ओमेगा एन। जीटा का जो नाम है उसको डैम्पिंग रेशियो बोला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग नेम होगा बहुत सारा, तो शुरू से ही सबको एकदम अच्छे से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक पैरामीटर है जीटा, जिसको बोला जाता है डैम्पिंग रेशियो। एक होता है ओमेगा एन, जिसको बोला जाता है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को एनालाइज करने के लिए दो पैरामीटर है, पहला जीटा, दूसरा ओमेगा एन। जीटा को क्या, जीटा का नेम क्या है, डैम्पिंग रेशियो, और ओमेगा एन जो है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक, यहाँ से पहला दो तो हम डिफाइन कर दिए। थर्ड है, अगर जीटा और ओमेगा एन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से मेरा आता है डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, ये उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है जान के रखो, डैम्पिंग रेशियो अलग होता है, डैम्पिंग फैक्टर अलग होता है। डैम्पिंग रेशियो में सिर्फ जीटा आता है, डैम्पिंग फैक्टर में जीटा ओमेगा एन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक और चीज़ है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ओमेगा डी डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो डी है तो डैम्प्ड होगा, एन है तो अनडैम्प्ड होगा, बस इसे याद रखो। एन है तो अनडैम्प्ड, डी है तो डैम्प्ड। तो ओमेगा डी जो होता है उसका फार्मूला आता है ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। इसको साथ ही साथ अभी बैठ के दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लो तो फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये बार बार यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फार्मूला। ठीक है, एक है तुम्हारा जीटा, एक ओमेगा एन, एक है ओमेगा डी। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका पैरामीटर रिलेटेड। अब आगे हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ को देखते हैं। तो अब जैसे कि कल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए उसका क्लोज लूप और ओपन लूप देखे थे। ठीक है, क्या होता है उस टाइप से ही यहाँ पर भी हम लोग जो सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम है उसका प्रोटोटाइप को डिफाइन करते हैं। लास्ट डे में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को प्रोटोटाइप डिफाइन किए थे ना, 1/TS करके, ये फर्स्ट ऑर्डर का था, है ना। जब ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों था, क्योंकि तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक पोल है। डिनोमिनेटर में अगर एक पोल होगा तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, डिनोमिनेटर में जहाँ दो पोल आ जाएगा, इसमें तुम हज़ारों लाखों प्रोटोटाइप बना सकते हो, लेकिन हमको जो कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना है वो फिक्स पढ़ना है। वो हमको क्या लिख देना है, ओमेगा एन स्क्वायर अपन नीचे हो जाएगा S × S+2 जीटा ओमेगा एन। ये एकदम फिक्स्ड है। जब भी प्रोटोटाइप तुम्हारा ये है फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, और ये प्रोटोटाइप है तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का। तो सेकेंड ऑर्डर का जब भी प्रोटोटाइप पढ़ोगे ये इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग अभी तक तो ये सिर्फ ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज लूप की ओपन लूप, ये है ओपन लूप सिस्टम OLS। ठीक है, अगर इसका तुम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या निकलेगा, OLTF इसका क्या निकलेगा, सिंपली यही चीज़ क्या C/R, वो क्या हो जाएगा, सिंपली ये जो अंदर में चीज़ है ओमेगा एन स्क्वायर अपन नीचे जो चीज़ है डॉट 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 डॉट, है ना। लेकिन जब इसका तुम क्लोज लूप सिस्टम बनाने जाओगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिटी फीडबैक। यहाँ पे हम हमेशा ना HS को 1 लेंगे, क्योंकि यूनिटी फीडबैक के लिए हम सारा डिस्कशन होगा यहाँ पे। तो आउटपुट को जब भी हम इनपुट में जोड़ते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है, क्लोज लूप सिस्टम। अब क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसको तुम लोग मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो, जो लास्ट डे में बताए थे, क्या था, GS/1 + GS, और HS तो 1 है तो उसको लिखने का नीड नहीं है, HS तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूनिटी फीडबैक के लिए ही ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो C/R यहाँ से क्या निकल जाएगा, GS/1 + GSHS। तो ये जो GS है इसको यहाँ पुट करोगे तो तुमको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है,
बोलोगे तो हम यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसका कोई नीड है, पर देख लो, बोलोगे तो हम एक बार लिख देते हैं। क्या है, जी एस है हम लोग का, जी एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, है ना। इसका हम लोग क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं, क्या, सी एल टी एफ क्या हो जाएगा, सी बाई आर यानी जी एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस तो 1 है बाई डिफॉल्ट, तो उसको लिखते नहीं है, बस इसको लिखते हैं ओमेगा एन स्क्वायर अपन ऊपर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस, है ना। और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस है, तो इसको हम पहले ऐड कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 प्लस आएगा ना, 1 प्लस न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस, और क्या है यहाँ पे ऊपर में ओमेगा एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। अब यहाँ से देखो ये चीज़ कट जाएगा, है ना, ये चीज़ कटेगा, तो बचेगा कौन चीज़, बचेगा क्या, बोलो, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर पूरा इस सेकेंड ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो बस यही चीज़ है, इसको अभी कॉपी में 2 बार लिखो और रट जाओ, ठीक है, लिखो इसको लिख के अभी रट जाओ कि ये मेरा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। क्या है, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ना, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब भी देखें, तो सिंपली तुमको एक ट्रांसफर फंक्शन दे देगा इस टाइप का, मान लो 25 बाई एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25 ऐसे दे देगा, है ना। ये तुम्हारा क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। अब तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करने बोलेगा, कुछ पैरामीटर दे देगा, फार्मूला आगे हम लोग ड्राइव करेंगे, तो फार्मूला में 2 ही अननोन होगा, एक जीटा एक ओमेगा एन। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो पोर्शन है इससे सिंपली इसको हम कंपेयर करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा एन का वैल्यू यहाँ से पता हो कितना हो गया, ओमेगा एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, ओमेगा एन स्क्वायर का अगर 25 वैल्यू है तो ओमेगा एन कितना का वैल्यू क्या होगा, 5 एक्चुअली आएगा प्लस माइनस 5, लेकिन ओमेगा जो है वो ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, रेडियन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए हम +5 को यहाँ पर निकालेंगे। अब ये तो निकल गया ओमेगा एन +5, अब अंदर में क्या है 2 जीटा ओमेगा एन एस, और यहाँ पे अंदर में क्या है 10s। अब बताओ एस एस तो यहाँ तो कॉमन से कैंसिल ही कर दिए, अब बचा 2 जीटा ओमेगा एन तो तुम निकाल सकते हो, तो जीटा यहाँ से क्या हो जाएगा 10/2 × 5, तो जीटा का वैल्यू 1 आ रहा है ना। जैसे जीटा और ओमेगा एन तुम निकाल लोगे, देखो ओमेगा एन यहाँ पे 5 निकला, जीटा 1 निकला, कंपेयर करके। अब आगे जो भी न्यूमेरिकल रहेगा 5 मार्क्स तुम इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, एक नंबर नहीं कटेगा और सबसे ईजी भी है। कितना आसान है, तुमको सिर्फ ये इक्वेशन याद होना चाहिए, इससे कंपेयर करोगे, जो गिवन इक्वेशन रहेगा वहाँ से जीटा और ओमेगा एन निकालोगे। अब जो कैलकुलेट करने देगा वो फार्मूला भी अभी आगे हम रटवा देंगे, वैसे हम लोग ड्राइव भी करेंगे और आगे कैसे रटना है कैसे याद रखना है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बोलो। तो ये वाला चीज़ सबको क्लियर है, सेकेंड ऑर्डर क्लोज सिस्टम, ठीक है, बोलो। हाँ ओके परफेक्ट। तो उसके बाद देखो यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्लोज ट्रांसफर फंक्शन, ऊपर देखो जब भी ओमेगा एन स्क्वायर मतलब निकालना हो ना तो ऊपर से कंपेयर मत करना, ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो ये गेन में ही यहाँ पे हम एक कुछ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो 5, या इनपुट में हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो हम जब भी कंपेयर करेंगे नीचे वाला ओमेगा एन स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, ऊपर कोई एक कांस्टेंट होगा बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, एकदम रट लो इसको। यहाँ पे कांस्टेंट ओमेगा एन स्क्वायर है या फिर के ओमेगा एन स्क्वायर भी हो सकता है, के इज समथिंग सम इंटीजर, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, ये हो गया। अब कुछ डेफिनेशन हम ऑर्गेनाइजर में खोल के देखें, डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जाता है इस सब के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, तुम लोग ये सब एक बार देख लेना, क्योंकि जैसे शॉर्ट नोट्स आता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया ये सब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला सिस्टम डैम्पिंग रेशियो, जिसका नाम है जीटा, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। इज डिस्क्राइब द डीके ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। जैसे देखो मान लो कोई सिस्टम है, ऐसे डीके हो रहा है, डीके हो रहा है, डीके हो रहा है, तो जो डीके का रेट है ना, ये रेट को ही कौन डिफाइन करता है, जीटा, ठीक है।
और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, पहला वाला क्लियर है। दूसरा है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। जब भी हम कोई इनपुट डालेंगे, कोई एक सिर्फ इनपुट और कुछ उसमें उसका खुद का रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, सिर्फ इनपुट जो डालेंगे उसके डालने के बाद फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद है इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है, यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, ओमेगा डी। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा इन √1 माइनस थीटा स्क्वायर। इसका भी डेफिनेशन देख लो, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। और ये इसका भी क्या होता है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। चलो एक्चुअली यहाँ पे हम एक चीज़ सब गलत बोल दिए, यहाँ पे जब विदाउट इनपुट का आता है, ये जब इनपुट नहीं लगा रहता है उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो है मतलब ऑसिलेशन का जो ये फ्रीक्वेंसी होगा। जब रिस्पॉन्स तुम डाल दोगे मतलब स्टेप यूनिट स्टेप डाल रहे हो या फिर रैम्प डाल रहे हो, उसके बाद जो ये आएगा फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग डैम्प्ड नेचुरल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एक बार देख लेना। चलो अब है रिस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये है मेरा स्टैंडर्ड, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें यही वाला सिस्टम रहेगा। अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को डिफाइन कर दिया था ना कि हमेशा ऐसे ही दिखेगा, तो उस टाइम यहाँ अंदर वाला टर्म क्या था 1/TS, लेकिन जब भी सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा तो ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 एस का जो ऑर्डर है ना वो 2 बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना एस स्क्वायर बन जाएगा, तो जब भी स्क्वायर बनता है मतलब ऑर्डर सेकंड होता है। अब हम इसमें इनपुट कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आर एस इम्पल्स अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप कर सकते हैं, रैम्प कर सकते हैं। हम लोग को पढ़ना है स्टेप वाला, ठीक है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे जितना फार्मूला आगे तुम लोग पढ़ोगे, पीक ओवर शूट, पीक अंडर शूट, डिले, टाइम रिस्पॉन्स, सारा चीज़ में कौन ये स्टेप वाला ही के लिए ही हम लोग पढ़ेंगे, इम्पल्स और रैम्प के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है पहला केस, यहाँ से समझो ध्यान से। अब देखो हम लोग देखो जीटा का वैल्यू कहाँ से एग्जिस्ट करता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीटा लेस देन 1 तक, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिक 4 केस पढ़ेंगे। पहला जीटा इक्वल टू 1, उसके बाद जीटा इक्वल टू 0, एक केस होगा जीटा इज ग्रेटर देन 1, और एक केस पढ़ेंगे जीटा 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यही वाला है, जीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जो होगा हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। जब जीटा इक्वल टू 1 होगा उसको हम लोग नाम देंगे क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। जीटा इक्वल टू 0 जब हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग नाम देंगे अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड ये ख़त्म नहीं होगा कभी, चलते रहे, क्यों नहीं होगा ख़त्म आगे बताते हैं हम। और एक जीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, और इसका नाम है डैम्प्ड, ठीक है, सॉरी अंडर डैम्प्ड। अब बताते हैं एक एक करके कि कैसे कैसे होगा, या बस ऐसे ही हम यहाँ पे लिख रहे थे। देखो केस हम लोग पढ़ेंगे जीटा का वैल्यू जब 0 से लेके 1 के बीच में होगा, नॉट इक्वल टू, एकदम एग्जैक्टली 0 से ग्रेटर होना चाहिए मस्ट, और 1 से कम होना चाहिए। अब इस केस में इसका नाम क्या होगा, नाम याद रखना, अंडर डैम्प सिस्टम। अंडर डैम्प 1 से छोटा 0 से बड़ा, कौन सा नाम होगा, अंडर डैम्प सिस्टम। आउटपुट रिस्पॉन्स इज अंडर डैम्प्ड, ये क्या होगा, अंडर डैम्प्ड होगा, डैम्प होते 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 ये डाइज आउट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट रिस्पॉन्स फॉलोज द कांस्टेंट पैरामीटर इनपुट, इनपुट का जो पैरामीटर होगा उसी को फॉलो करेगा, ठीक है, अंडर डैम्प सिस्टम। इसका नाम क्या है, अंडर डैम्प सिस्टम इसका नेम है। मान लो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स डाल रहे हैं, ये डेल टी, ये डेल टी, ये यूनिट इम्पल्स नहीं है, ये सिर्फ इम्पल्स है, क्योंकि ये यूनिट नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा इंटीजर हो सकता है। तो हम लोग जनरलाइज केस लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसको किससे पास करोगे, ये अंडर डैम्प सिस्टम से। जैसे इसको अंडर डैम्प सिस्टम से पास करोगे तो इसका आउटपुट जो होगा स्टेप से डाइज आउट होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक ना। अब क्यों, क्योंकि देखो ये वाला सिस्टम को जब तुम इन्वर्स लोगे ना, तो इसका जब भी इन्वर्स लोगे तुम, लैप्लास इन्वर्स लोगे, तो एक साइनोसॉइडल बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, साइनोसॉइडल बनेगा। और जो कि जीटा का वैल्यू 0 से 1 तक है, तो ये जितना तुम आगे जाओगे टाइम के साथ, ये धीरे 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 खत्म होते हैं, ये 0 में सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है।
अगर तुम इसमें स्टेप डालोगे तो स्टेप में क्या होता है, कुछ हाइट के लिए जंप होता है, यूनिट स्टेप होता है तो 1 हाइट का जंप होता है, लेकिन यहाँ पे एक ए जनरलाइज्ड स्टेप यूनिट है, सॉरी स्टेप है, तो ए स्टेप उठ के ये क्या होगा, इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, जीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, ये यही फंक्शन में हम इनपुट डालेंगे। तब ये जो फंक्शन होगा वो किसके अलॉन्ग सैचुरेट होगा, तो यहाँ फॉलोज इट रिस्पॉन्स फॉलोज द कांस्टेंट पैरामीटर इनपुट। तो कांस्टेंट पैरामीटर इनपुट क्या है, थोड़ा स्टेप ऊपर है, तो इसके अलॉन्ग ये सैचुरेट होने चलेगा। रैम्प डालोगे, ये रैम्प का इनपुट है, अब रैम्प के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, डाइज आउट होते जाएगा धीरे धीरे जितना टाइम का आगे बढ़ोगे, है ना। तो पहला आई थिंक तीनों इनपुट के लिए क्लियर है, राइट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस देखो, हाँ बोलो बोलो। नहीं, ये अगर 1 होता तो हम लोग नाम रखते यूनिट इम्पल्स। यूनिट का मतलब क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज केस डाल रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कौन सा इनपुट डाल रहे हैं, इम्पल्स, सिर्फ इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें जीटा इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब तुम एक खुद ही बात बोलो, अगर ये अंदर वाला टर्म 0 हो जाता है तो बचेगा क्या, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। याद आ रहा है किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, परफेक्ट साइन ओमेगा एन का है ना, साइन ओमेगा एन टी का ये लाप्लास है। अब साइन क्या होता है, ये चलते रहता है, ख़त्म होता है क्या कभी नहीं। तो जब इसमें तुम इनपुट डालोगे यूनिट इम्पल्स, ये क्या होगा, इस टाइप से ख़त्म नहीं होगा, ये ऑसिलेट करते रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीटा 0 है, जो टर्म इसको ऑसिलेट करवा रहा था वही तो हट जा रहा है, तो ये फिर किसको फॉलो करेगा, इनपुट इसको, इसका टाइम डोमेन में जो बन रहा है ना। अगर इसमें फिर मान लो स्लोप वाला डालते हो, क्या नाम है इसका, रैम्प, तो ये रैम्प के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करेगा। मान लो अगर यहाँ पे हम यूनिट स्टेप डालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वो ऑसिलेट करता, समझ रहे हो चीज़ को, ठीक है। ये देखो ऑसिलेशन इन द रिस्पॉन्स नेवर अचीव कांस्टेंट पैरामीटर इनपुट, ठीक है, और आउटपुट रिस्पॉन्स इज अनडैम्प्ड, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो 2 केस आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। पहला, जीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जब होगा तो ये डाइज आउट होगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोलेंगे। और जब भी जीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा उसको बोलेंगे अनडैम्प्ड, जीटा जो पैरामीटर उसको ख़त्म कर रहा था वही चला जाएगा, तो ये सिस्टम कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला सबको। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। अब क्रिटिकल डैम्प सिस्टम क्या होता है कि ये कुछ देर के लिए इंक्रीज करेगा और एक सर्टेन हाइट के बाद फिर वो डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। बस इसको ऐसे याद रखो, ये ऑसिलेशन नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट पैरामीटर एक बार जल्दी से अपना जो सबसे हाईएस्ट ये है पिक है उसको अचीव करके फिर ये डाइस आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे वाला 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ओवर डैम्प सिस्टम। ओवर डैम्प सिस्टम में क्या होता है, बस दोनों में क्रिटिकल डैम्प और ओवर डैम्प में एक ही अंतर है। क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है, जो आउटपुट का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, या फिर सेटलिंग टाइम, माने देखो ये जो पैरामीटर है ये ख़त्म होने में ना इन्फिनाइट टाइम लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एरर मान लेते हैं कि 98% होने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने में ये थोड़ा फास्ट पहुँचता है क्रिटिकल डैम्प, लेकिन अगर ओवर डैम्प हुआ तो उसको पहुँचने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोनों में बस यही अंतर है कि आउटपुट रेस्पॉन्स डज नॉट ऑसिलेट, ये तो बात बोल दिए। किसमें ऑसिलेट नहीं करता है, क्रिटिकल डैम्प और ओवर डैम्प में। एंड क्या करता है, कांस्टेंट पैरामीटर इनपुट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, नॉट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बस यही अंतर है दोनों में, ठीक है। तो अगर पूछे कि ऑसिलेट किसमें करता है तो क्या बोलेंगे, अनडैम्प्ड और अंडर डैम्प में। और किसमें ऑसिलेट नहीं करता है, एक क्रिटिकल डैम्प और एक ओवर डैम्प, ठीक है। ये सब चारों का ग्राफ क्लियर है। पहला का ग्राफ क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। दूसरा का क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तीसरा का जल्दी से अचीव करके जल्दी से ख़त्म होता है। और चौथा का थोड़ा टाइम लग के वो रीच करता है, फिर ये वो सेटलिंग टाइम तक पहुंचता है, ठीक है। ये चारों आई होप क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम लोग अब डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प सिस्टम का। अब यहीं से सारा फार्मूला निकलेगा, ठीक है।